प्यारे बच्चों, आज हम नेस 2017 का पेपर हल करेंगे। कक्षा 8वीं, विषय गणित। इस पेपर में प्रश्न नंबर 16 से गणित के प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न 16, निम्न में से कौन सा समय एक दिन के बराबर है? तो आपने अभ्यास प्रश्न बैंक और मॉक टेस्ट में ऐसा एक प्रश्न देखा था। उसमें था एक सप्ताह कितने घंटे के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखें, एक दिन यानी 24 घंटे। तो पहला जो ए ऑप्शन है 12 × 12 घंटे, यदि 12 में हम 12 का गुणा करें तो 144 घंटे आएगा। यह सही नहीं है। बी 24 × 60 मिनट। तो यदि हम 60 मिनट को 1 घंटे लिख दें और 1 घंटे में 24 का गुणा करें तो आएगा 24 घंटे, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 17, 5x/8 ऋण 3x/8। तो यहाँ पर हम देखें, दोनों के हर में समान है, 8 है। तो जब दोनों के हर में समान हो जो भी अंक संख्या, वही उसका लघुत्तम होगी। और अंश में इस समय जो भी आपको दिया गया है उसमें कोई गुणा भाग नहीं होगा, तो अंश हो जाएगा 5x ऋण 3x/8। अब हल करें, 5x में से 3x घट गए तो 2x/8 कट जाएंगे, तो आएगा x/4। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर का x/4। अब देखें हम प्रश्न 18। इसमें दिया गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है और एक अन्य चतुर्भुज PQRS सर्वांगसम है। कोष्टक में लिखा है कि ABCD के बराबर आकार में। अब यदि P व S की माप 80 अंश है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न पत्र में केवल एक चित्र ABCD बना है। हमने इसके सर्वांगसम बाजू में PQRS भी बना दिया है। ध्यान रहे, जो सर्वांगसम आकृतियां होती हैं उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, अर्थात संगत कोण और संगत भुजाएं। तो हमने जो ये आकृति बनाई है बिल्कुल ABCD के सर्वांगसम बनाई है, एक जैसी। और इसमें हमने बताया है कि AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, CD RS के बराबर है, DA SP के बराबर, और हमने ये सांकेतिक भाषा में लिख भी दिया है। अब ऑप्शन देखें, पहला PQ बराबर AB। तो आपको दिख रहा है कि PQ बराबर है AB के, इसलिए यही इसका उत्तर सही होगा। अब इसमें अगर हम अन्य ऑप्शन देखें तो Q बराबर 90 आपको नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर B 90 नहीं है तो Q भी नहीं होगा। C ऑप्शन है PQRS की सभी भुजाएं समान लंबाई की हैं। तो जब ABCD की नहीं है समान लंबाई की, अलग अलग आपको दिख रही हैं, तो फिर PQRS की कैसे होंगी? PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल से कम है? नहीं, दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे क्योंकि आकृतियां समान हैं, सर्वांगसम है, इसलिए निश्चित तौर पर इसका ऑप्शन A सही होगा। आपको ऑप्शन मिलने के बाद अन्य ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। इसमें हमको रीटा और रेनू के एक कक्षा में जो पढ़ती हैं, 3 विषय के हमें अंक दिए गए हैं और जो हमें ये वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं, इसमें से हमें छांटना है। तो रीटा के अंक देखें हम 78, 76 और 74। इनको जोड़ लें तो आएगा 228। औसत निकाल लें, 3 का भाग कर दें तो आएगा 76। इसी तरह रेनू के जोड़ लीजिए, 72, 82 और 74, 228। औसत सेम आएगा क्योंकि दोनों का जोड़ एक सा है, तो औसत इसका भी 76 आया। अब देखें, पहला, रीटा के औसत अंक रेनू से अधिक हैं? नहीं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर बराबर हैं।
रीटा के औसत प्राप्तांक रेणु से कम है, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा, रीटा और रेणु के औसत प्राप्तांक बराबर हैं, तो आपको दिख ही रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा वाला। अगला प्रश्न है 20वां। इसमें एक पाई चार्ट बना है। पाई चार्ट के आपने अभ्यास प्रश्न बैंक में प्रश्न 100 से लेकर 103 तक पाई चार्ट पर आधारित प्रश्न देखे थे। अब इसमें पाई चार्ट के अंदर नहीं लिखा है, तो हम यहाँ से देख करके जो सांकेतिक दिए गए हैं उन संकेतों के अनुसार हम इसमें भर लें, जैसा हमने इसमें भर दिया है। अब इसको देखते हुए चित्र को और आप वस्तुनिष्ठ देखिए। पहला, सह शिक्षा विद्यालयों की संख्या बाल विद्यालयों से अधिक है। तो अब हम देखें, सह शिक्षा ये है और बाल विद्यालय ये है, तो नहीं, उल्टा है, बाल विद्यालय की ज़्यादा है, इसलिए ये सही नहीं है। बाल विद्यालयों की संख्या कुल विद्यालयों की संख्या के आधे से अधिक है, तो बाल विद्यालय की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन आधे से ज़्यादा नहीं है, यानी आधे व्रत से ज़्यादा नहीं है। फिर सायंकालीन विद्यालयों की कुल विद्यालयों के 1/3 से अधिक है, तो हम देखें सायंकालीन ये है, ये तो बहुत छोटा भाग है, तो यह 1/3 से व्रत के 1/3 से अधिक नहीं है। अगला, बालिका विद्यालय और सह शिक्षा विद्यालय, जैसा आप देख रहे हैं, इन दोनों को ले लीजिए कि कुल संख्या बाल विद्यालयों की संख्या से अधिक है, तो स्पष्ट तौर पर ये दोनों भाग अगर जोड़ दिए जाएं तो ये बाल विद्यालय से अधिक हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा चौथे नंबर वाला। प्रश्न 21। ऐसा प्रश्न आपने अभ्यास प्रश्न बैंक में 13 नंबर पर पढ़ लिया है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए दशमलव के रूप में, तो दशमलव के बाद समान अंक कर लीजिए, यदि नहीं है तो दाहिनी तरफ 0 लगा के कर लीजिए। तो हम पहला ही ऑप्शन देखें, 0.355 को, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। 0.4 में 1 अंक है, तो हम इसको 3 अंक में बदल लें, 0.400। 0.43 में 2 अंक है, तो एक 0 लगा दें, तो 0.430 हो जाएगा। 0.44 में हैं 3 अंक, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन न करें। अब हमने पहले ऑप्शन जो भी आपको पहले दिया हो उसको इस तरह से बदल लीजिए। अब दशमलव को हटा दीजिए। जैसे ही आप दशमलव हटाएंगे तो अब आप पूरी संख्या को पढ़िए। तो हम इसको पढ़ेंगे 355, इसको 400, इसको 430 और इसको 444। अब इसमें लिखा है अधिकतम से निम्नतम, यानी अवरोही, यानी सबसे पहले बड़ा देखें तो सबसे बड़ा है 444 यानी 0.44, तो ये लिखा है। फिर दूसरे नंबर पे होगा 430 यानी 0.430 या 0.43, तो ये सही है। फिर होगा 400 यानी 0.400 या 0.4, और अंत में होगा 0.355 यानी इसका डी ऑप्शन सही है। ध्यान रहे, अधिकतम से न्यूनतम यानी पहले हमने बड़ा लिखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यदि उल्टा आए निम्नतम से अधिकतम या आरोही क्रम, तो पहले हम 0.355 लिखेंगे, फिर इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न 22। 5/7 धन 5 कोष्टक में 5/14 गुणे 6/21। अब ये लिखा और इसको काट दीजिए। काटने पर आपको मिलेगा 5/7 गुणे 7 या 49। तो हम लिखेंगे 5/7 धन 5/49। अब 7 और 49 का लघुत्तम आएगा 49। अब आप पढ़ चुके हैं लघुत्तम के सवाल और आपसे बनते हैं। तो यहाँ पर 5 में 7 का गुणा होगा, क्योंकि 49 में जब 7 का भाग दोगे तो 7 आएगा, तो इसमें 7 का गुणा होगा। धन 5 गुणे 49 में 49 का भाग करोगे तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ 1 का गुणा होगा और 1 का गुणा लिखा नहीं जाता, तो ये लिख दिया गया। 5 गुणे 7 धन 5 गुणा कर लीजिए 35 धन 5/49, तो आएगा 40/49। तो इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न 23।
एक 30 सेंटीमीटर पतले तार द्वारा एक आयत बनाया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। ऐसा प्रश्न आपने अभ्यास प्रश्न बैंक में 17 नंबर पर परिमाप दी थी और लंबाई दी थी तो चौड़ाई निकालना है। तो यही सवाल यहाँ पर भी इसी तरह से है, केवल यहाँ तार की लंबाई परिमाप के रूप में लिखी गई है। आयत की परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। आयत की परिमाप यानी तार की लंबाई, तार की लंबाई आपको दी गई है 30 सेंटीमीटर बराबर 2 कोष्टक में लंबाई आपको नहीं दी, धन चौड़ाई दी है 6। अब हल कर लीजिए, 2 का पक्षांतर कर दीजिए तो 30 से 2 कटेंगे तो 15, धन 6 का पक्षांतर कर दीजिए तो 15 ऋण 6। अब 15 में से 6 घटाइए तो लंबाई आएगी 9। तो उत्तर आएगा बी नंबर वाला 9 सेंटीमीटर। प्रश्न देखें हम 24। एक नया पुल बनाया गया है जिससे एक बस द्वारा एक शहर से दूसरे शहर जाने में 50 मिनट से घट करके 40 मिनट समय रह गया। तो समय में कितने प्रतिशत कमी आई। ऐसा प्रश्न भी आप अभ्यास प्रश्न बैंक और मॉक टेस्ट वाले वीडियो में देख चुके हो। तो सबसे पहले देखें समय में कमी कितनी हुई, तो 50 में से 40 घटा दीजिए 10 मिनट। अब समय में कमी का प्रतिशत यानी 10 मिनट का प्रतिशत 10/50 × 100 हल कर लीजिए तो 20% आया। तो इसका सही उत्तर होगा बी 20%। प्रश्न नंबर 25 देखें। एक वर्गपट का क्षेत्रफल 7056 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो ऐसा सवाल भी आप पढ़ चुके हो। तो हम सबसे पहले देखें, वर्ग की भुजा बराबर होता है वर्गमूल वर्ग का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल का वर्गमूल। तो ऐसा सवाल आपने अभ्यास प्रश्न बैंक में 106 पेज पर पढ़ लिया है। अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल 7056 दिया है। अब हमने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप कम से कम 50 तक वर्ग लिख लीजिए और वर्ग याद करके वर्ग के द्वारा आप वर्गमूल याद कर लीजिए। जैसे हम कहें 5 का वर्ग तो 25 और उल्टा 25 का वर्गमूल तो 5। तो अब हम देखें 7056 हमको मान लो याद नहीं है तो 2 का भाग करें तो आएगा 3528, फिर 2 का भाग करें तो 1764। तो अभी हमने एक जोड़ी के रूप में भाग दिया। इसी तरह फिर 2 का भाग कर दीजिए और फिर 2 का यानी जोड़ी के रूप में आपको भाग करना है। तो आपको बचा 441। तो 441 आपको याद है कि 21 का वर्ग है, इसलिए अब आप आगे गुणनखंड ना निकालें। याद ना हो तो निकालें, लेकिन ध्यान रहे जोड़ी के रूप में। अब हम 7056 को गुणनखंड के रूप में लिख दें 2 × 2 × 2 × 2 × 441। अब यहाँ जोड़ी बना लीजिए तो 2 की जोड़ी में से देखें, इस जोड़ी में से 1 2 ले लीजिए, इस जोड़ी में से 1 2 ले लीजिए। 441 का वर्गमूल होता है 21। अब इन सब का कर दीजिए गुणा तो आया 84 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा होगी 84 सेंटीमीटर। अब इसमें प्रश्न नंबर 26 में इसमें छोटे छोटे ब्लॉकों को जोड़ करके बड़े ब्लॉक बनाए गए हैं। आपको इसमें बताना है कि यदि सभी छोटे ब्लॉक एक माप के हैं तब किस बड़े ब्लॉक का आयतन अन्य से भिन्न है। ऐसा सवाल आप पढ़ चुके हो 18वें अभ्यास प्रश्न बैंक में 18वें नंबर के प्रश्न पर। तो इसमें देखें पहले चित्र में 8 ब्लॉक हैं, क्योंकि इसमें 1 2 और 2 लाइन है तो नीचे हो गए 4 और ऊपर हो गए 4 तो 8। अब इसमें देखें एक लाइन में रखें 1 2 3 4 और 3 लाइनें हैं तो हो गए 12। इसमें नीचे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 तो 6 नीचे हो गए, 6 ऊपर तो 12। इसमें देखें 3 लाइनें हैं या 2 लाइन कह लीजिए, 1 2 3 और नीचे 2 लाइन तो 3 दूनी 6, 6 के ऊपर 6 तो 12। तो दूसरे तीसरे और चौथे में 12 ब्लॉक हैं जबकि पहले में 8। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पहला वाला होगा। अब देखें प्रश्न 27।
रवि के पिता की आयु रवि की आयु के 3 गुना से 5 अधिक है। यदि रवि के पिता की आयु x वर्ष है तो रवि की आयु क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, अभी आपने ऐसा प्रश्न पहले भी अभ्यास प्रश्न बैंक में देखा है। उसमें रवि की उम्र दी थी और पिता की उम्र निकालनी थी, लेकिन इसमें पिता की उम्र दी है और रवि की उम्र निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लें कि रवि की उम्र y वर्ष है। तब प्रश्न के अनुसार रवि के पिता की आयु होगी 3y धन 5, क्योंकि तिगुनी से 5 अधिक है तो 3y धन 5। अब रवि के पिता की आयु हमको दी है x, तो x बराबर 3y धन 5। अब हमें y निकालना है, तो 5 का पक्षांतर कर दीजिए तो ऋण 5। अब यहाँ से 3 का भी पक्षांतर कर दीजिए तो बटे में आ गया, तो x ऋण 5 बटे 3 बराबर y। तो यही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28। 28 प्रश्न में हमें एक दंड आलेख दिया गया है और इसमें हमें यह बताना है कि किन 2 माह में बिजली की खपत का अंतर 30 मेगावाट है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न भी आपने बहुत सारे किए हैं और इसमें दंड आलेख देख कर के आप बड़े आराम से प्रश्नों के हल कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखें, सबसे पहले जनवरी में खर्च देखें 40, फरवरी में 30, मार्च में 50, अप्रैल में 60 और मई में 40। कैसे देखते हैं आपको मालूम है। जनवरी की सीध में देख लीजिए तो आएगा 40, फरवरी की सीध में 30। इस तरह आप देख सकते हैं। अब पहला है फरवरी और मार्च, तो फरवरी में कितनी है 30 और मार्च में है 50, तो दोनों का अंतर हुआ 20, जबकि हमको अंतर 30 चाहिए। फरवरी और अप्रैल देखिए, तो फरवरी में है 30 और अप्रैल में है 60। इनका अंतर 30 है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दूसरे नंबर वाला फरवरी और अप्रैल। 29 प्रश्न देखें। यह प्रश्न भी आप कर चुके हो अभ्यास प्रश्न बैंक में 72 नंबर पर। उसमें ए भी था, इसमें PQ है, बस और कोई अंतर नहीं है। नीचे एक संख्या रेखा दी गई है, बीच में 0 लिखा है और दाहिनी तरफ Q और बाईं तरफ P। तो हम Q को यदि 5 धन के मानेंगे तो P को ऋण के 5 मानेंगे। अब लिखा है निम्न में से किसका परिमाण अधिकतम है। तो परिमाण, या दूसरे शब्दों में हम इसको मान कह लें, क्योंकि परिमाण मान से अलग परिभाषित है। अब हम A देखें, Q धन P। Q का मान है 5 धन P का मान है ऋण 5। कोष्टक हटाइए तो 5 ऋण 5 बराबर 0। Q ऋण P बराबर Q का मान 5 ऋण कोष्टक में ऋण 5, तो हो जाएगा बराबर 5 धन 5 बराबर 10। QP बराबर 5 गुणे ऋण 5 बराबर ऋण 25। Q बटे P बराबर 5 बटे ऋण 5, हल कर लीजिए तो ऋण 1। तो ध्यान से देखिए, इसमें सबसे अधिक मान है 10 धन के, बाकी ऋण के हैं और 0 है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा B, यानी Q ऋण P। प्रश्न 30वां देखें हम। इसमें दिया है 5 पर 200 की घात किसके समान है। ध्यान रखें, ऐसा सवाल भी आप अभ्यास प्रश्न बैंक में और मॉक टेस्ट में पढ़ चुके हो। यह प्रश्न नंबर 39 पर है। इसमें हम देखेंगे कि गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। पहला है 5 पे 100 की घात धन 5 पे 100 की घात, तो इसमें धन लगा है। ऐसा कोई नियम घातांक में नहीं है, इसमें कोई संक्रिया में परिवर्तन नहीं होगा। B 2 पर 100 की घात धन 3 पर 100 की घात, तो ये भी नहीं सही है। C 5 पे 100 की घात गुणे 5 पे 100 की घात, तो गुणा में है, आधार समान है, 100 में 100 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5 पर 200 की घात, यानी इसका सही ऑप्शन होगा C। इस तरह आपने 2017 का आपका नेस का पेपर गणित का देखा। आप हमारे सभी चैनल के वीडियो देखिएगा और अच्छे से सभी
जो भी आपको वीडियो में समझाया गया उसको समझिए, और उसमें प्रश्न में यदि कोई आपको दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आया तो आप अपने विषय शिक्षक से पूछिएगा। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम आपको समय समय पर आपके विभिन्न कक्षा के जो आपके वीडियो हैं वो हम भेजते रहेंगे। थैंक यू।